honored to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. ऑलराइट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब सोच रहे होगे यार ये गुंडाराज क्या है, राइट? व्हाट इज गुंडाराज? सो हमारे कर्नल रायना साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, द कमांडिंग ऑफिसर अननोन गनमैन प्राइवेट लिमिटेड, हमने कंपनी खोल दी है बाय द वे। जब हम मिले थे तो वी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट सेइंग प्राइवेट लिमिटेड हो गया अभी वो। वी आर लुकिंग फॉर IPO नाउ, ठीक है, टू सपोर्ट गुंडाराज, सपोर्ट गनमैन। द रीजन ये टॉपिक चूज किया गया है इज बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन हमको एक हमारा पर्सपेक्टिव बदलना है, ठीक है जी। हम बहुत शर्मा जाते हैं, हाँ कि ना, हर चीज में। किसी का कुछ गलत नहीं करना है यार, बुरा मान जाएगा, है ना। पाकिस्तान को हमको कुछ नहीं करना, वो बुरा मान जाएगा, नहीं नहीं छोड़ दो बेचारा। म्यांमार में कुछ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो बदल रहा है, ठीक है, पूरी तरह से बदल चुका है अभी तो। दिस शेयर फैक्ट कि आपके पास अननोन गनमैन जो आप बोलते हो, सर ने तो किताब लिख दी है उसके ऊपर, तो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। एंड यहां पर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी तक ने आके बोला है कि भाई हमारा सिद्धांत क्या है, सिंपल। अब यार वो उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते वो, ठीक है। सो मैंने कल भी ये बात करी थी। तो आप इसको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव में लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत का जो सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ी तरह से बदल रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर आपने 2 ड्रोन स्ट्राइक्स करी है म्यांमार के अंदर, जिसको आप मानते नहीं हो आपने करी है। हमने नहीं कही है। अब मैं बोल सकता हूं, दोनों वेटरन है वो मना करेंगे। मैं तो बोल रहा हूं हमने मारा है उनको टू अ पॉइंट। हमने 2 विलेजेस उड़ा दिए उनके। नहीं मारा, हमने नहीं मारा, ठीक है। और दोनों में से किसी ने भी कोई चू नहीं करी। टू अ पॉइंट सारे विक्टिम कार्ड लेके खड़े हुए वहां पर, यार हमको मारता है ये। दिस इज अ चेंज ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें गुंडाराज का मेरा जो मतलब है वो क्या है, आपका एक डॉक्ट्रिन थी डिफेंसिव ऑफेंस, राइट? अब वो चेंज हुई है टू अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस, ठीक है। सो ऑफेंसिव डिफेंस में क्या होता है, व्हाट इज द गेम, एंड कैसे हम इसको समझें, क्योंकि कोई हमको बताएगा नहीं ये चीजों में। दीज आर कोवर्ट एक्शंस, इसके अंदर कभी भी कोई आपको बताएगा नहीं हो क्या रहा है। तो पहले मैं कर्नल रायना से पूछता हूं कि ऑफेंसिव डिफेंस i.e. गुंडाराज, दैट इज व्हाट इट इज ना। यू आर बीइंग अग्रेसिव, आप किसी के ऊपर अग्रेशन दिखा रहे हो सो दैट यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, राइट? तो ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी वर डूइंग बिफोर, सर? देखिए, कोई भी डिफेंस अगर आप लेते हैं, चाहे वो देश का डिफेंस है, जहाँ एक लोकल लोकेलिटी में डिफेंस है, अगर आप उसमें ऑफेंसिव कंटेंट नहीं रखोगे तो आपको चेन्नई की पिच की या फिरोज शाह कोटला पिच की, इन भाई साहब को क्रिकेट से बहुत नफरत है, इसलिए मैं जानबूझ के क्रिकेट का नाम लेता हूँ। तो कई बार नहीं होते, चौथे दिन बॉल ऐसे टर्न कर रही होती है, 45 डिग्रीज अंदर आ रही होती है, तो बैट्समैन क्या करता है, फिर बैट और पैड जोड़ के खेलता रहता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आप डिफेंसिव, प्योर डिफेंसिव माइंडसेट और प्योर डिफेंसिव पोस्चर के साथ डिफेंड नहीं कर सकते। आप क्यों सुनते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल में जी उनका बैट एक्शन हुआ, जहाँ हम लोग पार गए और क्या करके आए, वो आपको कभी कोई सुनाएगा भी नहीं। तो अगर ये ना करे, वो हमारे ऊपर बैट एक्शन ना करें, हम उनके जाके, हम भी उनकी गर्दनें ना काटें बंकर के अंदर जाके, तो फिर क्या होगा कि इस लाइन को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको हमेशा गौतम बुद्ध के वस्त्र पहन के परशुराम का रोल अदा करना पड़ता है रात के अंधेरे में। और ये हमारी सिविलाइजेशनल स्टाइल है। और ये बीच में कहीं हमने तड़का लगा दिया कि हम कभी एक्सपैंड नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? हम इंडोनेशिया तक पहुँचे, काबुल तक हम लोग पहुँचे थे, साउथ सेंट्रल एशियन रीजन में हमारे सन टेम्पल और फायर टेम्पल्स हैं। सिर्फ ये तरीका है कि लड़ाई लड़ने में, काइनेटिक लड़ाई जो हम देखते हैं जिसमें गोलाबारी होती है, वो सिर्फ एक तरीका है, और उसमें कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, जान माल की हानि होती है। सिंदूर में आप सबने देखा, हमने रिमोट किस्म की वॉर लड़ी, लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ पुंछ से, वो पूरे का पूरा टाउन तबाह हो गया। वहाँ के लोगों ने वो कॉस्ट पे की, बच्चे मारे गए, 50 के करीब लोग 1 घंटे के अंदर मारे गए। तो जो लड़ाई, काइनेटिक लड़ाई होती है, उसमें कॉस्ट ऑफ वॉर जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हाई होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गोली उधर मारूंगा, वहाँ से कुछ वापस नहीं आएगा।
वो वापस आपको इसलिए नहीं मारेगा, उसको पता हमारे बंकर्स पे मारने का फ़ायदा नहीं, आप सिविल पॉपुलेशन को मारो जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठी है। मैं उसी इलाके का हूँ और हम अपना इलाका छोड़ते नहीं है। हम कहते हैं बॉर्डर हुआ तो क्या हुआ, हम तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि जब लड़ाई लगती है फिर आर्मी और सिविल सब मिलके इकट्ठा लड़ते हैं हम लोग। तो आर्मी भी चाहती है कि हम वहाँ रहें और हम इन एनी केस अपनी उस जगह को नहीं छोड़ते। तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? हर रोज़ आप ये काइनेटिक वॉर नहीं लड़ सकते, लड़नी भी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा सिंदूर जब चल रहा था पूरे देश का हर चीज़ ठप हो गई थी, पूरी जनता टीवी के आगे। नेचुरली जब देश के ऊपर, और हम तो उस शहर से आते हैं जो हमारे तो घरों के ऊपर से ड्रोन उड़ रहे थे। लास्ट वाले 10 तारीख के पॉडकास्ट में तो आरटी का आवाज़ भी पीछे शेल की फायरिंग की आवाज़ हो रही थी। तो नेचुरली आपका अटेंशन, देश का फोकस, हर चीज़ जो लड़ाई की तरफ हमेशा नहीं रह सकता, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन। तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? तो आपके पास 8 9 10 ऑप्शंस और होती हैं। और उस ऑप्शन अगर आप बिल्कुल ही एक ऐसी ऑप्शन पकड़ते हो कि जैसे चाइना करता है। हमारे अंदर जो कोविड आया, जो स्ट्रेन हमारे भारत के अंदर आई, वो इतनी डिफरेंट थी पाकिस्तान और बांग्लादेश से कि हम पड़ोसी होते हुए भी जितने लोग हमारे मारे गए कोविड-2 में, वो ना पाकिस्तान में मरे ना बांग्लादेश में मरे। तो अभी कहने वाले ये कहते हैं कि जो हमारे ऊपर जो अटैक हुआ, जो यहाँ पे इंड्यूस किया गया वायरस, वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन था हमारे डीएनए के लिए। तो ये एक चाइनीज़ वे ऑफ फाइटिंग है जिसमें हम गैस करते रहते हैं। बॉम्बे का ग्रिड फेल हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। हम गैस करते हैं कि हाँ, हमारा एक जहाज़ का इलेक्ट्रॉनिक्स घूमने लगे नॉर्थ ईस्ट में, हमने गैस किया कि चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप कर तो देते हो नुकसान दुश्मन का, लेकिन ना वो जो गुंडा राज, जिसको ये बात आदि के शो में इशू हुई थी और हमने कहा था हम यहाँ के गुंडे हैं, गुंडागर्दी दिखानी ज़रूरी होती है। उसके लिए आपको ऐसा एक्शन करना पड़ता है कि आप मिनिमम कॉस्ट पे करो, आपका काम कोई और करे। तो आज जो पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे, एक टिपिकल एग्जांपल आपको दिख रही है कि हम जब लड़े हैं पाकिस्तान के साथ 47, 48 में, 65 में, 71, 99 में, किसी भी लड़ाई में पाकिस्तान ने कभी 3 महीने में 1 बटालियन की एवरेज, इनके 3 महीने में ऑलमोस्ट 1000 सिपाही मारे जा रहे हैं। आज तक हमने कभी लड़ाई में अचीव नहीं किया। 47, 48 की लड़ाई 1 साल चली थी, 1.25 साल। ऑफ विजय वगैरह तो शॉर्ट थे। जिस एवरेज से पाकिस्तान के फ़ौजी मारे जा रहे हैं आज की डेट में, और जब एक फ़ौजी मरता है ना, तो जब जिहादी कौम है 25 करोड़ की, तो वो और भी बंदा खड़ा कर देंगे, वो मरने के लिए तैयार हैं। जो साइकोलॉजिकल, जो फ़ौजी दूर बैठ के उस सीन को देख रहा है कि हमारे गैरिसन के ऊपर आज अटैक हुआ, अंदर फिदाइन घुसा और उसने आगे 25-30 बंदे मार दिए, उसको जो अपनी वल्नरेबिलिटी और इनसिक्योरिटी होती है उसके दिमाग पे खेलना शुरू करती है। तो जो डैमेज हम उनको पहुंचा रहे हैं, जिसको हम अननोन गनमैन कह रहे हैं, कोई टीटीपी कह रहा है, कोई बीएलए कह रहा है, फैक्ट ये है कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई एक हमारे देश के अंदर ये गेम हुई है। हमने कश्मीर में देखा, हमने पंजाब में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा। एक टाइम था हम झेलने वाली, हम रिसीविंग एंड पे थे। अभी हमने वही टेम्पलेट उल्टी करके डिलीवरी वाले उस तरफ डाल दी। और आपको इसलिए हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि 2014 के बाद भारत के अंदर कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ है। कहने को हम इसको ग्रांटेड ले रहे हैं कि हम यहाँ बैठे और कुछ नहीं हो रहा। आप 10 साल पहले जाइए, और 20 साल पहले तो ट्रांजिस्टर बॉम्ब आया था दिल्ली में, सब जगह जगह पे ट्रांसफर, फिर प्रेशर कुकर बॉम्ब आ गया, कुकर बॉम्ब आ गया। हम तो उस इलाके, उस एरा में पले बड़े हैं। तो ये जो चेंज दिख रहा है, इसका कारण ये है कि हमने गुंडागर्दी की है। अगर हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो कोई और आगे गुंडागर्दी करेगा, क्योंकि गुंडागर्दी कुत्ते की तरह होती है। उसको टेरिटरी चाहिए तो जहाँ जाके सुसु करता है, उसको अपना इलाका मार्क करना पड़ता है। तो हमने इलाका मार्क किया है, और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है देखने में। अगर हम देवबंदी और बरेलवी दोनों सेंटर हमारे पास हैं और दोनों लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर हम उनको यूज़ नहीं कर रहे तो हमारी बेवकूफ़ी है। यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मुताकी जी वहाँ पर क्या चाय पीने गए थे? हाँ, चाय पीने गए होंगे, लगता है दाम क्या है वहाँ। देखिए सर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली कि भाई दिस इज़ अ डिफरेंट गेम। नाउ अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, आपका एटीसी सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है। वेरी क्लियर अटैक है। आप टेक्निकल ग्लिच बोल लो, दैट्स द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, बट कहीं कुछ गड़बड़ हुई है ना, हुई है ना, इसका जवाब भी आएगा। बट ये नहीं है कि भैया अब जवाब आएगा तो 1 हफ्ते के अंदर आना चाहिए, नहीं कल सुबह तक जवाब आना चाहिए, वी आर स्लीपिंग दिस दैट। ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है, जवाब आएगा। एंड जरूरी नहीं है कि उसका भी एटीसी उड़े, उसका कुछ और उड़ेगा। जिसने किया है, जिसने भी किया हो, चाइना ने करा है, चाइना के अंदर होगा, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के अंदर होगा, अमेरिका की तरफ से हुआ है तो वहां कुछ होगा।
तो जो एक पॉइंट है जो मैं सर से पूछूंगा कि भाई पहले हम लोग क्या बोलते थे, इक्वल एंड ऑपोजिट कॉस्ट। आपने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा, ये था ना हमारा, कि नहीं नहीं इससे ज्यादा मत मारो। इट वॉज नॉट, जो पहले जब हम लोग लड़ते थे और जब हम रोकते थे, इट वॉज नॉट बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ना ना ना, वो हम रोकते थे क्योंकि यार इससे ज्यादा मत मारो उसको। 93,000 सोल्जर्स कहां गए, कहां गए? तरस खाया ना हमने। हाँ, नाउ ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो ये चीज हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट कॉस्ट विच विल कम टू समबडी। कर्नल मयंक सर, ये जो रीजन में इतना सारा अभी हलचल मचा हुआ है, ठीक है, एंड कई चीजें होती हैं। अभी सर ने टीटीपी बोला, बीएलए बोला, सर ने बहुत चीजें और बोली। अभी बांग्लादेश में आप देखो, वो बोलते हैं जी 17 स्पाई मर गए, 17, हु किल्ड देम? उसके अंदर अमेरिकन भी थे, उसके अंदर टर्किश भी थे, उसके अंदर पाकिस्तानी भी थे। कोई आगे मार के चले गया? तो ये क्या हुआ? आपको तो कोई डैमेज नहीं किया था इन्होंने, और यहां पर तो लोगों ने रूमर चला दिया था कि मोदी जी की असैसिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या एट द एंड ऑफ इट? अब पता चल रहा है ना रिएक्शन। 17 बंदे उनके मरे एंड टू अ पॉइंट सारे ओवरनाइट भागे उसके बाद वहां से। तो सर, हाउ डू यू लुक एट, एक जो सर ने बोला कि यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते, एंड मैं इसको कनेक्ट करूंगा क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट आजकल पाकिस्तान में होते हैं, बांग्लादेश के अंदर होते हैं। वो अपना संभाल लें फिर तो यहां करेंगे ना। हाउ डू यू सी दिस? बहुत बहुत धन्यवाद आदि। मेरी पुरानी बीमारी, मैं कहानी शुरू करता हूं थोड़ा सा इतिहास को लेकर। तो एक जमाना था जब हमारे ऊपर अटैक होते थे और हम उसकी शिकायत करते थे, डोजियर बनाते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, क्या नाम है उसका, है ना, उसको हम भेजते थे कि भाई हम पे अटैक हो गया देखो, और हमारी टप्पू मंडी तो हमारी खिल्ली उड़ती थी कि गांव की कोई महिला है, ऐसा बोला गया था हमारे प्रधानमंत्री को, है ना, देहाती महिला, वेरी गुड। तो मुझे ध्यान आता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रकवि हुए हैं, और राष्ट्रकवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी कुछ पंक्तियां यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा मैं। कौन सी हैं? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। तो हम दुनिया को ये दिखा रहे थे कि हम बहुत सरल हैं, हम विनीत हैं, हम आप पे युद्ध नहीं थोपेंगे, आप हमारे एक गाल पर थप्पड़ मार दीजिए, हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। लेकिन सोच बदली हमने अपनी, और जैसा कि आदि भाई ने बोला है कि हम ऑफेंसिव डिफेंस पे आ गए हैं, डिफेंस से लेकर डिफेंस ऑफेंस, और उसके बाद में ऑफेंसिव डिफेंस पर। कंफ्यूज हो गए आप? मैं भी जब इन्होंने बोला कंफ्यूज हो गया था। तो हमने अपना पैतरा बदला, और पैतरा क्यों बदला? क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति की ओर बढ़े हैं। जब आप किसी मंदिर में प्रविष्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। मेरी आपसे ये दरखास्त रहेगी, गुजारिश रहेगी, प्रार्थना रहेगी, मंदिर में जाइए, घंटी बजाने के बाद में घंटी के नीचे चंद सेकंड के लिए खड़े होइए, क्योंकि वहां पर उसकी शक्ति आपको मिलती है। उसके बाद में हाथ जोड़कर सामने जो प्रभु की प्रतिमा लगी है उसको ध्यान से देखिए कि हमारे पूर्वज, हमारे देवता हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। अगर विष्णु का मंदिर है तो विष्णु शोभायमान है शंख चक्र गदा पद्म के साथ में। शंख शांत, चक्र युद्ध का प्रतीक, गदा युद्ध का प्रतीक, पद्म शांति का प्रतीक। यानी कि हमारे देवता जो हैं हमें संदेश दे रहे हैं कि आप शांति का साथ तो रखेंगे, परंतु यदि आवश्यकता हुई तो आप अस्त्र शस्त्र भी धारण कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी भगवान की प्रतिमा उठा के देख लीजिए, हर भगवान के साथ में आपको एक ना एक अस्त्र या शस्त्र अवश्य मिलेगा। जिसके पास नहीं मिलता आप मुझे बता दीजिए किसके पास नहीं है। आप समझ रहे हैं कि हमारे देवता भी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि अपने आप को सुसज्जित कीजिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप अपने आप को सुसज्जित करने में क्यों शर्माते हैं? पौरुष और बल जो है वो हमारी संस्कृति में उद्धृत है, लिखा हुआ है। हमें कहीं नहीं बोला गया है कि हमको झुककर रहना है। जैसा कि अजय भाई ने आपसे बोला है कि हमारी सीमाएं जो थी इंडोनेशिया तक थी, ये अपने आप को थोड़ा सा रोक गए। मैं कहता हूं भारत का वर्चस्व जो था
पूरे विश्व में था। अब आप गिनना शुरू कीजिए। ईरान कहता है कि बर्फी हमारी है। जिस देश में दूध का उत्पादन नहीं होता वो खोआ कहां से लेकर आएगा? बर्फी उनकी कैसे हुई? खिचड़ी जो है वो मेरा घर का खाना है। आप इस समय कायरो में जाइए, इजिप्ट में जाइए, उनका पॉपुलर स्ट्रीट फूड का नाम है खेजड़ी। जो इजिप्ट गए होंगे मेरी इस बात को यकीन करेंगे। मैं थोड़ा और पश्चिम की ओर बढ़ूंगा। ध्रुव अफ्रीका के पश्चिम में एक छोटा सा देश है गैम्बिया, द गैम्बिया। सेनेगल का नाम सुना है आपने? सेनेगल के अंदर दबा हुआ एक देश है द गैम्बिया। गैम्बिया में एक खाने का पदार्थ बनता है जिसको कि बिल्कुल खीर के समान टेस्टी लगता है। तो यकीन मान के चलिए भारत का आधिपत्य जो था वो वहां तक फैला हुआ था और हमने अपने आप को धीरे धीरे सुकोड़ लिया और बहाना वही लिया जो कि अजय रैना ने आपको बताया है कि हम बहुत शांति प्रिय हैं। हम जो हैं किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, हम किसी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करते। करते करते हमने अपने देश को उस हद तक लेकर आ गए हैं कि हमारी सीमाएं संकुचित हो गई हैं और आज हमारे लिए एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि ये सीमाएं भी क्या हमारी सीमा बनकर रह सकती है या नहीं रह सकती है। अगर किसी ने वृहद हिंदू राष्ट्र की बात सोची है, कही है, तो उसमें क्या बुराई है? मुझे ये बताइए आप। मैं किसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता, परंतु यदि कोई आता है और मुझसे कहता है कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं अपने घर की सीमाएं आपसे मिलाना चाहता हूं, क्या इसमें कोई बुराई है? आपसे उत्तर चाहूंगा मैं। यहां पर भद्र समाज बैठा है, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आप बताइए कि अगर कोई कहता है कि मुझे भारत में विलय करना है तो क्या मुझे जवाहरलाल नेहरू बनना चाहिए, जिन्होंने नेपाल को मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं चाहेंगे, ग्वादर भी आप रख लो, सब कुछ आप रख लो, कच्चितीबू था वो द्वीप वो भी आप रख लो, सरक्रीक, अच्छा ठीक है सरक्रीक की बात बाद में सोचेंगे, कोको आइलैंड जिसका नाम लो आप, गिनते चलिए। तो ये कहने का मतलब है कि भाई हम जो हैं हम परशुराम की संतान हैं, हमारे हाथ में आयुध जो है वो शोभायमान है। इसलिए मैंने आपसे कहा था मेरे हाथ में प्लास्टर जो है हाथ टूटने का प्रतीक नहीं है, हो सकता है इसके अंदर भी कोई आयुध छुपा हो। चंडी का नाम भी सुना ही होगा आपने। रण चंडी। हम लोग शक्ति के उपासक हैं, हम एपोलोजेटिक नहीं हैं। कहीं आपने सुना है भगवान ने किसी से माफी मांगी? हमारे जितने तीज त्योहार हैं उल्लास से परिपूर्ण है। वो किसी तीज त्योहार में हारने की बात नहीं है, न मरने की बात होती है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मृत्यु को भी मनाया जाता है, अंतिम संस्कार है, क्योंकि हम जो हैं वो अजर अमर है। तो किस चीज का भय है? भय मुझ में था, भय मेरी सोच में भी था। मैं आपके सामने बैठा हूं और आज खुले मन से बता रहा हूं कि मैं भी अपने आप को बड़ा गुडी गुडी बन के कहने की कोशिश करता था, मध्य मार्ग पकड़ के चलता था। अजय ने शायद इस चीज को नोट भी किया होगा। फिर अच्छा आदि कुछ कहने वाले थे, मैं डर गया कि मंच की ओर से इशारा हो रहा है कि अपनी वाणी को विराम दो। तो ऐसे एक व्यक्ति का पदार्पण होता है मेरे जीवन में और उन्होंने मुझसे सीधा प्रश्न किया, मयंक तुम्हारी आखिर सोच क्या है? और मैंने बताया कि मेरी सोच ये है। तो ये बोला गया कि बहुत से लोग जो है वो तुमसे सुनना चाहते हैं और तुम्हारी असलियत जानना चाहते हैं। तो उस दिन मैंने फैसला किया कि अपने ट्विटर आईडी पर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, समझते हैं कोई लोग इसको? तो उसको मैंने लगाया और मैंने उद्घोषित कर दिया दुनिया को कि आखिर मेरी सोच है क्या। भाई अगर मैं किसी की चोरी नहीं कर रहा, कोई पाप नहीं कर रहा, तो अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं किस फेथ को बिलोंग करता हूं, फेथ नहीं, मान्यता नहीं, मैं फेथफुल नहीं हूं, मैं ये मेरी बिलीफ है, ये अंदर मेरे संस्कार हैं। और ईश्वर ने चाहा यदि मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं पुनः मयंक चौबे बनकर यहां पर आना चाहूंगा और आदि के पॉडकास्ट पर बैठकर यही कहूंगा कि मेरा आईक्यू ऊंचा है और रेड लाइन के आस पार जो आईक्यू है वो थोड़ा सा कम है। आई सीम टू बी द टारगेट ऑफ चॉइस। नहीं, पर मयंक ने एक चीज बोली, मैं फेथफुल नहीं हूं। हाँ, मैं फेथफुल नहीं हूं, मैं बिलीवर नहीं हूं। मैं हाँ। ऐसा है कि हाथ इसलिए टूटा है। हाथ इसलिए टूटा है। थैंक यू सर। इसको बोलते हैं ना सच्चा भाई। दोस्त कमीना होता है। ठीक है, सच्चा भाई एकदम। पेड़ का दुश्मन पेड़ ही होता है। आरी को लकड़ी कटवाती है, घर का भेदी ही लंका ढाता है। आज ये बड़ी तगड़ी डिबेट चलेगी क्योंकि मैं बहुत देर से बैठा हुआ था खाली। आज तो मैंने पूरे पैसे वसूल करने हैं।
और पैसे वसूल होंगे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं एक चीज के बारे में जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है, विच इज, जिसके बारे में हम मजाक करते हैं, अननोन गनमैन। ये है क्या, कौन है? देखो ऐसा है, फोटो किसकी इन है? सब ने मेरी ऊपर गेम खेला था, अब खुद फंस गए हैं। हम क्या है, वी आर द मैन ऑफ पेशेंस, आराम से बैठते हैं। यार आप लोग ना मेरे को मरवा मत देना। मैं अभी एक हफ्ता पहले कश्मीर में था और यहाँ ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं ही इज ट्रेवलिंग कुछ होने वाला है। ओ भैया मैं कश्मीर में होटल में रहता हूँ बाहर सिविल में, क्यों मरवाओगे? मैं कहा ये तो पकड़ ठुकवा के छोड़ेंगे। नहीं, टारगेट दिया आपने? टारगेट दिया हो तो देखते हैं। he said you he told me you are soft spoken योगी जी। अच्छा, नाउ देखिए, मैं जो पूछना चाहता हूँ, ये जो अननोन गनमैन है ये है क्या, व्हाट इज इट, कौन है ये, हु डू दिस, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, आर दे आवर सिटीजन्स, कौन है, क्या है? ठीक है, तो ये चीजें हमको थोड़ा पता करनी पड़ेगी एंड कमांडिंग ऑफिसर से पूछते हैं कि साहब ये है क्या। अरे तुम्हारे जैसे दोस्तों में दुश्मन किसको चाहिए? देखिए क्या होता है कि एक टूल होता है, जैसे आरी है या कटर है मिस्त्री के हाथ में, वो टूल है जो यूज एंड उसकी लाइफ होती है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं, वो मैटर ही नहीं करता। उस टूल को आप अननोन गनमैन के नाम से जानते हो, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो एंड प्रोडक्ट है जिसने लास्ट माइल कनेक्टिविटी करनी है। एक बंदे की बैरल से निकली हुई गोली किसी के सिर में पहुंचाना है, उसका काम है बस। कई बार उसको ये भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। मेन गेम उसके पीछे है जिसको हम हैंडलर कहते हैं, और वो जो हैंडलर हैं वो हमने सबक सीखा अभी पाकिस्तान। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो पाकिस्तानी कह रहे हैं, सो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सो दुबई में, गल्फ़ में हमारी बहुत ज़्यादा एक पकड़ है, जैसे पाकिस्तानियों की नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा पकड़ थी। बांग्लादेश में 71 लड़ाई जो आप लोगों ने पढ़ी और सुनी, आर्मी ने लड़ी, लेकिन उसका ग्राउंड वर्क तैयार किया था हमारे RNW ने। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क जो बांग्लादेश में बना और जिसके ऊपर हमने बांग्लादेश में पाकिस्तान को पीट के बांग्लादेश क्रिएट किया, उसके बाद हमने गलती क्या की, हमने वहाँ से अपनी पूरी RNW की जो डिप्लॉयमेंट हटा दी और वहाँ आके ISI बस गया। तो ये इंटेलिजेंस का जो वर्ल्ड है, गंदा वर्ल्ड है। यहाँ पे मोरल हाई होता है, मॉरल नाम की चीज़ नहीं होती। यहाँ साम दाम दंड भेद जो भी ट्रैप्स बिछाए सकते हैं वो बिछाए जाते हैं। तो ये बड़ा एक गंदा वर्ल्ड है, लेकिन ये गंदा काम इसलिए लोग करते हैं कि जो गंदगी फैली है उसको साफ़ करने के लिए आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। उन लोगों को आप कभी जान भी नहीं सकेंगे। और जब हम RNW की बात करते हैं, आप काफ़ी RNW के ऑफिसर्स को देखते हो टीवी पे। ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि हेडक्वार्टर्स में, एम्बेसीज में बैठ के ऑपरेट करते हैं। जो ग्राउंड में काम कर रहे होते हैं वो आपको कभी मिलेंगे नहीं। और जब इंदिरा गांधी जी असैसिनेशन हुई थी तो सबसे पहले जो गांधी फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए जो लोग डिप्लॉय किए गए थे, उस टाइम SPG नहीं थी। वो जो लोग हैं और जिन लोगों ने उनको देखा, वो RNW का एक चेहरा है जो लोगों को नज़र नहीं आता। तो आप कभी किसी ज़िंदगी में किसी आदमी को मिले हो जो किसी ज़माने में दिल्ली में उस टाइम पे उन लोगों को 15-20 दिन रखा गया था प्रोटेक्शन के लिए, जिन लोगों ने उनको देखा है ना, उनके चेहरे नहीं भूल सके। उनकी आंखें डेड होती हैं, नो इमोशंस। तो ये जो लोग हैं ये गंदा काम करते हैं और ये करते हमारे लिए हैं। वो जब ये कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि देश ओन नहीं करेगा। मैं उन हैंडलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई दुबई में हमारा हैंडलर जो टूल को हैंडल कर रहा है, जब वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है, हम लोग उसको क्लेम नहीं करते और उसको भी पता होता है कि देश क्लेम नहीं करेगा। तो ये एक आप कह सकते हैं थैंकलेस जॉब होता है, बहुत ज़्यादा थैंकलेस। हमें बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, उसका रिजल्ट देखने में। उसके पीछे जिन लोगों की आहुतियाँ लगती हैं वो हमेशा को पता नहीं चलेगा। तो आप उस एंगल से अगर आप देखेंगे कि उस इंसान को देखेंगे जिसकी फैमिली यहाँ पे है और वो हमारा ही कोई गंदा काम करने के लिए काबुल में बैठा है और फिर वो वहाँ से वापस ही नहीं आता। काफ़ी लोग हैं जो वहाँ शादियाँ कर लेते हैं, करनी पड़ती हैं, पर इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। बाकी
हम जिसको सेलिब्रेट करते हैं वो एक्चुअली डिस्पोजेबल टूल्स हैं, उनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। और जो अननोन गनमैन में जो मैंने स्टोरीज़ लिखी हैं, वो चैप्टर मैंने जानबूझ के नहीं लिखे कि उन लोगों के साथ हुआ क्या। जिसने रावला कोट में मस्जिद में हेलमेट पहन के आया और एक वहाँ बहुत बड़ा जिहादी नमाज पढ़ रहा था, और जैसे वो झुका तो इसने बंदे ने उसको झुके ही गोली मार दी सिर के अंदर और अपना हेलमेट नहीं उतारा। वो लड़के जो थे वो आधे घंटे की चेज़ के बाद पकड़े गए थे, लोकल थे, जिन्होंने हाफिज़ सैयद के घर के बाहर धमाका कराया था। मेरी बुक में वो स्टोरी है। उसको कराने वाला क्रिश्चियन था जो अपनी फैमिली को कराची भेज चुका था और ख़ुद फ्लाइट पकड़ के कराची जा रहा था वहाँ से भागने के लिए, तो उसको कराची में लैंड करते पकड़ लिया गया। पर वो हमारा कोई नहीं था। उसमें कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं होती। आप पैसा फेंकते हो, काम करवाते हो, लेकिन जो उसके पीछे हार्ड वर्क होता है, किसी को तैयार करना कि आपने जाना है, आपने ये करना है, वो करना है, उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं, चाहे वो गरीब है, कहीं बर्तन मांजने का काम कर रहा है किसी रेस्टोरेंट में दुबई में, या फिर कोई ठीक ठाक है लेकिन उसको बड़े शौक़ हैं, उसको आप फिर शौक़ में फंसा के उसको ट्रैप करते हो। हमारे साथ भी होता है। हमारे अपने मयंक भी आपको बताएंगे, हम जितने आर्मी में हैं, हमारे भी फेसबुक पे और इस पर काफ़ी, आरजू काज़मी ने मेरे को ब्लॉक किया था शुरू में, और जैसे ही सिंदूर के टाइम पे हमने बोलना शुरू किया तो आरजू काज़मी मेरे पोस्ट के नीचे आके हार्ट वाली स्माइली डालने रही थी। ये फैक्ट है, आप देख लीजिए मेरे टाइमलाइन पे। और मुझे पता भी नहीं था, बिकॉज आप पढ़ नहीं पाते इतने कमेंट्स। तो मुझे लोगों ने कहा कि सर वो आरजू काज़मी आपको हंट करने आ रही है। और जो कुछ हमारे फौजी भाई आरजू काज़मी के चैनल पे जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं ना कि ये फंसे हुए हैं। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से दिस, बट तो ये गेम है जो चलती रहती है। अननोन गनमैन कहानी के लिए अच्छा है, लेकिन वो हमारे देश के लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है। ठोको, उसके बाद हमें ना उस पिस्टल की ज़रूरत है ना उस बंदे की ज़रूरत है, वो दूसरी बार आपके लिए काम करेगा भी नहीं। तो ये होते हैं अननोन गनमैन। कितने लोगों को बुरा लगा ये सुन के? बुरा लगा बिकॉज इट्स अ लाइफ, राइट? फॉरगेट इट, इट्स योर लाइफ ऑल्सो। हाँ, so remember this, and it's all right, it's all right, it's all right. You must understand, this is a hard, dirty business. इसमें बुरा शुरा नहीं लगना चाहिए। थैंक यू। तो आप बिल्कुल भी ये चीजें कभी भी दिमाग में मत डालिए कि यार वो बेचारा मर गया, वो हो ये हो गया जी, उसने हमारे एक बंदे को मारा, लेकिन उसकी भी तो फैमिली होगी। तो फिर यार ऐसा है, फिर हम एक काम करते हैं, धर्मशाला खोल लेते हैं, सारे आ जाओ यहां पर। एक सवाल जो मैं मयंक साहब से पूछूंगा अभी, कभी ये सब काम करते हुए पकड़े गए तो क्या करना चाहिए? बुरा लगना चाहिए? अगेन सिंपल सेम लॉजिक मैं अप्लाई करने के लिए पूछूंगा आपसे कि सर लेट अस से हम पन्नू को ठोक रहे थे और पकड़े गए, एक केस चल रहा है ना, कुछ है ना, ठीक है, लेट से हम पकड़े गए, आपका बंदा आपके पास है, एक वो निखिल गुप्ता फंसा हुआ उधर पे, ठीक है, अब उसका भी कैरेक्टर पूरा ढीला है, वो पता नहीं ड्रग्स वेपन्स पता नहीं क्या क्या कर रहा था वहां पर वो। तो आप जब उसकी प्रोफाइल पढ़ते हो तो आपको पता है यार ये कुछ ठीक है। तो अगर पकड़े गए तो शर्म आनी चाहिए क्या? अच्छा, आदि भाई का प्रश्न मैं बाद में लूंगा। पहले जो अजय रैना ने बोला कि मयंक इसके बारे में बताएंगे, तो मेरे को एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि फेसबुक पे आप देखेंगे आपके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ना, और सबकी बीमारी होती है। जैसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है आप उसके बंदे की प्रोफाइल पर जाते हो और प्रोफाइल पढ़ते हो और फिर उसके बाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो। तो फौज में एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, हर महीने हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं सैनिक सम्मेलन। आप जानते हैं उसको? नहीं जानते? ओके। तो जैसे कि अजय रैना है, ये एक यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं ये, तो हर महीने इनका एक दरबार सजता है। जैसे राजा का दरबार सजता था वैसे ही एक कमांडिंग ऑफिसर का दरबार सजता है। अब उसको दरबार नहीं बोलेंगे, सैनिक सम्मेलन, यानी कि उसमें सैनिक भी खुलकर अपनी बात रख सकता है, इसलिए वो सम्मेलन कहलाता है। तो अधिकतर जवानों से ये बात होती थी कि आपकी भी फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती थी। उस समय फेसबुक जो था वो फौजियों के लिए था कि भाई आप उसको यूज कर सकते हो।
तो मैं जवानों से इतनी बात कहता था कि भाई आपकी भी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कोई बुरी बात नहीं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, आने दो उसके ऊपर, लेकिन जिस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है उस लड़की की आप फोटो देखो और फिर 2 मिनट दो, उठ के शीशे में अपनी शक्ल देखो। अगर आपको लगता है कि वो लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकती है और आपको लगता है तो लड़की पागल है या मैं पागल हूं, तो फिर उसकी एक्सेप्ट कर लो रिक्वेस्ट, वरना उसको तुरंत डिलीट मार दो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग रिटायर हो गए तो हमारे पास में सुंदर लड़कियां फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजती हैं, हम उसको डिलीट मारते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जिन महिला का इन्होंने नाम लिया था उनका व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास में भी आया था, मैं शायद आज बारे में बता भी रहा था किसी को। तो 4 मैसेज आए टिंग 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 करके। किस्मत से मेरी नोटिफिकेशन ऑन थी, मैंने उसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में तुरंत मैंने एक सज्जन थे उनसे सलाह ली कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि फौज में आपकी ट्रेनिंग होती है, महिला को थोड़ा सा इज्जत की दिखा से देखते हैं, चाहे दुश्मन की हो चाहे किसी की भी हो। तो क्या उसका जवाब दिया जाए, पोलाइटली ना बोला जाए, या फिर उसको वहीं पर रोक दिया जाए, कोई जवाब नहीं दिया, क्या किया जाए? तो मुझे उत्तर मिला उनको ब्लॉक कर दीजिए। तो मैंने तुरंत उनकी बात का अनुसरण किया, उनको ब्लॉक किया, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया कि भाई हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ में। तो ऐसा नहीं है, लाइफ में आपको प्रलोभन बहुत मिलेंगे। आपको आपके स्थान से जब उनको पता लग जाएगा कि आप जागृत हो चुके हैं, इस समय नरेंद्र मोदी से लोग क्यों घबराते हैं? ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा लीडर है इसलिए घबरा रहे हैं, क्योंकि उस आदमी ने हजारों की भीड़ को, जैसे कि उस भीड़ में अजय रैना शामिल हैं, आदि अचिंत शामिल हैं, इन लोगों को खड़ा कर दिया है। और इनके आदि भाई के जैसे 600,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो 600,000 लोग इनकी बात को सुन रहे हैं। एक आदमी ने इनको खड़ा किया, क्योंकि उनकी बात से प्रभावित होकर इन्होंने बोलना शुरू किया और इनकी बात को सुनकर इतने लोग जागृत हो गए हैं। डर इस बात का है कि अगर पूरा समाज जाग गया तो क्या होगा, तो दुकानें लोगों की बंद हो जाएंगी। तो डर इस बात का है। तो ये जो काम कर रहे हैं बड़ा सराहनीय कार्य है। इनका प्रश्न ये था कि हमें क्या करना चाहिए यदि कोई ऐसा पकड़ा जाए। तो देखिए, बड़ी ही हृदयहीन चीज है। पकड़ा गया, वो क्या पकड़ा गया, एंड रिजल्ट था, एंड टूल था, किसी का नहीं पता। जैसे अजय ने बड़ी सुंदर बात कही है कि वो एक टूल था। कारपेंटर का अगर हाथ टूटता है, मेरे दिमागी हाथ में जाता है कंबत, पता नहीं क्यों। तो अगर कारपेंटर के हाथ में चोट लगती है तो चिंता का विषय है। किसकी ठुकाई कर रहे थे मालिक? ये आरजू काज़मी के मैसेज ब्लॉक करने से पहले और पकड़े जाने के बाद हाथ टूटा है। आपको सबको समझ में आना चाहिए ना, मैंने ये पकड़े जाने का सवाल इनसे ही क्यों पूछा है? हर एक फ्रेंड कमीना होता है जी। तो अगर कारपेंटर के हाथ में चोट लग जाए तो चिंता का विषय है, परंतु अगर उसकी हथौड़ी टूट जाए तो क्या है? हथौड़ी दोबारा आ सकती है। कारपेंटर का हाथ ठीक होने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा आदि भाई के लिए उत्तर यही है कि अगर हथौड़ी टूट गई तो नई हथौड़ी आ सकती है। हथौड़ी का हल्का सा दुख होता है कि भाई मेरी हथौड़ी टूट गई, मेरा काम जो है दरवाजा सही समय पर नहीं बन पाएगा, परंतु दरवाजा बनेगा, नई हथौड़ी से बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। राणा सर, गलतियां तो होंगी ना, राइट? वी विल मेक मिस्टेक्स। जब आप ऐसे काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो होगी। लेट्स बी वेरी क्लियर, क्योंकि इंसान है यार, हम भी इंसान है, जो कर रहा है वो भी इंसान है, जो करा रहा है वो भी इंसान है। एवरीथिंग इज ह्यूमन दिस थिंग। अब एआई वाले ड्रोन अलग होते हैं जो अपने आप उड़ जाते हैं और म्यांमार में गिर जाते हैं, करेक्ट? कौन से ड्रोन? वही एआई वाले, वो आजकल ना ये इलॉन मस्क बड़े गंदे काम करता है। म्यांमार किधर है? वेस्ट में। अच्छा, उधर है। ड्रोन क्या होता है? हाँ बेकी बातें कर रहे हैं। हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया था। हाँ आदि बोल के आया था कि आदि बोलकर आए थे कि मेरे 600,000 फॉलोअर इस इवेंट के खत्म होने तक हो जाएंगे। मैंने बोला नहीं होंगे। उल्टा बोला था, लेकिन कोई बात नहीं। आई वुड से आदि ने बोला था नहीं होंगे, मैंने बोला हो जाएंगे। तो भाई मेरी इज्जत रख लो, इसके प्लीज 600,000 कर दो, मेरी जान बख्शेगा ये, नहीं तो मुझ पर आरोप लगते रहेंगे। ऐसा है कि फौजियों के दिमाग यहाँ होता है, सब जानते हैं। रिटायर्ड फौजियों के दिमाग यहाँ होता है, इनको थोड़ी लगी हुई है भाई।
और ब्रेन देखिए- इंजरी हो रही है, हेड इंजरी। देखिए ऐसा है कि मुझे हेड इंजरी हुई है, मेरा ये पूरा का पूरा दिमाग जो है यहाँ से सरक गया है, तो डॉक्टर ने इसमें तार तूर डाल के बांधने की कोशिश की है कि दिमाग अपनी जगह पर वापस आ जाए। तो प्लीज इसको अगर जिससे सब्सक्राइब नहीं किया कर दो बेचारे को यार, मुझे छोड़ेगा ये। हर रात को 10 बजे, आप यकीन मानिए जिस दिन मेरी हड्डी टूटी थी रात के 10 बजे मुझसे कहता, सर आपने कमिटमेंट किया है, आपको तो आना ही पड़ेगा। भाई साहब 7 बजे मैं डॉक्टर के पास से आया प्लास्टर करवा के, और इसने मुझे बैठाया अपने चैनल पर कि सर आप बोलेंगे, मरता क्या ना करता। पैसे खाए थे ना इससे मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मतलब आई एम हार्ड टास्क मास्टर ना, बढ़िया है। नहीं ऐसी बात नहीं है। अब आपको सच्ची बात बताता हूं, आदि ने मुझसे बोला था सर आपको तकलीफ है आप छोड़ दीजिए। मैंने बोला नहीं गुरु, तुम बस इतना है दुनिया को हाथ मत दिखाना, वरना एक प्रश्न और खड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर लोग लग जाएंगे गेट वेल सून। अरे भैया भगवान ठीक करने वाला है, कर देगा। आपकी भावना है उसकी मैं कदर करता हूं, और प्लीज चिंता मत कीजिए, सब सही है, स्वस्थ हो रहा हूं, बढ़िया हो रहा हूं, खुशी से रह रहा हूं। थोड़ी बहुत आपदा में अवसर है, बैज लगाने का मौका मिल गया, इससे फोटो और सुंदर आती है। थोड़ा सा पेट निकल गया था वो छुप जाता है, चश्मा टांगने की जगह मिल गई, फोन रखने की जगह मिल गई है, तो मैं बड़ा खुश हूं इस चीज से। और आदि भाई जो हैं वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। क्या बोलूं। अब आते हैं कर्नल रैना साहब की तरफ। सर आपने ये किताब लिखी, उसके अंदर आपने काफी सारे इंसिडेंट्स बताए, राइट? एक किताब नहीं, इस पे 30 किताबें लिखी हैं। 29 है अभी, 30 ताली हो जाए इसके लिए। 30वीं किताब लिख रहे हैं अभी। तो ये जो आपने किताब लिखी इसके ऊपर कि साहब, एंड गाइज इनकी बहुत कम किताबें बची हैं, इफ यू गाइज वांट टू ग्रैब देम, बिकॉज जाते जाते बहुत गायब हो जाएंगी, मैं बता रहा हूं आपको। ये हैं, साइन भी करा सकते हो आप इनके साथ। नाउ व्हेन यू रोट दैट बुक, आपने लिखा अननोन गनमैन की क्या चीजें होती हैं, इट्स अ वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो चीजें होती हैं। नाउ ये चीज बाय द वे हमारे घर के अंदर भी हो रही है। अननोन गनमैन नहीं, अनरोल बुलडोजर गिर जाता है कभी कभार, सुबह 7 बजे आ जाते हैं। ये सेम थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द हाउस, इनसाइड द कंट्री ऑल्सो। नाउ आप कंपेयर करिए इन दोनों को। कंट्री के अंदर तो थोड़ा सेंसिटिव रहता है, तो आप ठोकते नहीं हो लोगों को, बट एक्शंस होते हैं, बुलडोजर गिरता है, ये होता है, वो होता है, 25 चीजें होती हैं। एक जो रूल ऑफ लॉ आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो अंदर बाहर, इसका क्या पर्सपेक्टिव है और किस जगह आप लेके जाना चाहते हो इसके ऊपर? जो आप आदि अंदर बात कर रहे हो, वो यूपी में आप जेब काटो या लड़की छेड़ो, आपके घुटने पे गोली मारी जाती है। तो हमारे देश के अंदर नॉन गनमैन है। ये बात सही है कि जब आप दुश्मन को हिट करने के लिए बाहर निकल रहे हो तो आपको अपना घर भी स्ट्रांग करना पड़ता है। 0.5 फ्रंट, जिसको हम 1.0 फ्रंट कहते हैं, वो हम सबसे कोई छुपा कुछ नहीं है, घर के अंदर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जाके पाकिस्तान में सफाई करते रहें और अपने घर के अंदर इतना फैल जाए आग कि आप उसको काबू न कर पाएँ। तो जो हमारे योगी जी महाराज कर रहे हैं यूपी में, कि जहाँ जो भी बंदा मिलता है वो जेल पकड़ा जाता है, लड़की को छेड़ने के बाद लंगड़ाता हुआ बाहर आता है, गोली यहाँ लगी होती है। तो वो ठीक है, वो हमारा कानून परमिट करता है, किसी को आप पकड़ के ले वो भागने की कोशिश कर रहा तो गोली तो मारनी पड़ती है। हाँ, वो थोड़ी सी रेपिटेटिव हो गया है, बट अब योगी जी मेरे को बोलेंगे तो मैं उनको 25-30 स्टोरीज सिचुएशन बना के बता सकता हूँ कि आप ऐसे गोली मारा करो, लेकिन वो उनको एक ही पसंद है कि यहाँ मारने वाली। तो अब क्या करें, अब कोई भाग रहा है तो अब उसे तेज तो भाग नहीं सकते। हमारी पुलिस वाले बेचारे थोड़े ज़्यादा मेरी तरह मोटे हो रखे हैं, तो गोली मार देते हैं, उसमें क्या है, रोकना तो पड़ा है। तो ये जो घर के अंदर की जो हमने रखवाली करनी है, कानून हमें इनेबल भी करता है, और वही कानून जब कोर्ट में डिस्कस होता है तो उसको हमारे पूरी कार्य जो काम किया होता है उसको उल्टा भी। आप एक मर्डर को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो कि जो उसकी चार्जशीट बनी थी उसके ऊपर उसने सिग्नेचर नहीं करवाए। ये तो कानून का खिलवाड़ है, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं कहने में कि हमारा जो कानून है टोटली लोडेड है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी एक ही किताब, एक ही कोड है, और उसको हाई कोर्ट का जज कुछ और इंटरप्रेट करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ और इंटरप्रेट करता है, 3 जज बैठते हैं कुछ और इंटरप्रेट कर देते हैं। यार इतना कौन सा उसमें कोई डायनेमिक लैंग्वेज है। एक लाइन लिखी हुई है, एक बंदा रेप करता है, उसको आप फांसी पे टांगो, इसमें उसमें फिर आपको
वो मास्टर का बेटा था, वो सुधर रहा था, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तो निर्भया केस का एक बंदा जो है वो जिहादी बन के कहाँ किसको और करेगा कुछ पता नहीं। तो जब ऐसे वाले हालात आते हैं तो फिर आपको टांग पे गोली मारनी पड़ती है। मुझे इसमें कोई, मेरे को अगर मौका मिले तो मैं भी यही करूं। और अगर आप जब व्यवस्था नहीं सुधरती तो फिर जो जिसको आप बदनाम करके बोलते हो कि गोरक्षक ने ये कर दिया, उसने लिंच कर दिया, ये सोसाइटी का रिएक्शन है। जब आप देख रहे हो कि जिस पिलर के ऊपर आप उम्मीद लगा के खड़े हो कि हमारे देश में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, और वो कुछ नहीं कर पा रही, तो फिर लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं। कानून किसी के बाप का नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं कि आपने चोगा पहन लिया तो कानून आपका पर्सनल हो गया, आप ही उस पर डिसाइड करोगे। लोग कहते हैं ठीक है फिर हम बनाएंगे कानून, और ये मैं इसको बुरा नहीं मानता। इसको आप लोग अराजकता कहते हैं, अनार्की कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये इसका ओरिजिन अगर आप स्टडी करेंगे तो हमारे जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम था कानून को अपहोल्ड करना, जिनका काम था अपराधियों को सजा देना, जब वो फेल होते हैं तो फिर अंदर वाले लोग, फिर अननोन नोन गनमैन साइड पे रह जाता है, फिर अंदर वाला आपके अंदर एक, हमारे जो कुल गुरु हैं काल भैरव जी आ जाते हैं, फिर आप कानून अपने हाथ में लेते हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू, आई लाइक इट। थैंक यू सर। छोटा सा सवाल मैं कल मयंक से लूँगा, एंड आफ्टर दैट हम थोड़े से आपके ऑडियंस के सवाल भी ले लेते हैं। मैं जो सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सर ने एक चीज़ मेंशन करी कि कहीं ना कहीं जो है वो है, हमारी जुडिशरी थोड़ी सी पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब होना पड़ेगा। इसमें हमको अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है? आदि भाई, आप नोट करेंगे, आपने सब में घर में स्प्रिंग देखे होंगे क्या होता है। एक जितने फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम की चीज होती है ना। आप किसी चीज को किसी सीमा तक तान सकते हो या दबा सकते हो, उसके बाद में वो रीअसर्ट करती है। तो मेरा मानना यह है कि हमारे समाज का स्प्रिंग जो था वो बहुत समय तक दबा कर रखा गया था। हम पे बहुत सारी चीजें लादी गई थी। अगर आप तिलक लगाएंगे तो आप कम्युनल हो जाएंगे, आप कलावा बांधेंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, लेडीज सिंदूर लगाएंगी तो कम्युनल हो जाएंगी, बिंदी लगाएंगी तो कम्युनल हो जाएंगी। आपके मन में भावनाएं थी कि मैं खुलकर अपने आप को दिखाऊं कि मेरे चिन्ह क्या हैं, मैं किन चिन्हों की रक्षा करता हूं और किस लिए पैदा हुआ हूं। मन में सबके भावनाएं थी, लेकिन उन भावनाओं को कुचला गया, दबाया गया, और उस पर एक तरीके से यह कर दिया गया कि यदि आपने इनका प्रयोग किया तो आप सही नहीं है, आप कहीं से गिने जाएंगे, आप कम्युनल हो गए। लेकिन लोगों ने इस चीज को समझा कि ये सोच हमारी गलत थी, तो लोगों ने खुलकर उसका प्रयोग करना शुरू किया। तो जब स्प्रिंग रीअसर्ट करता है तो स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं जाता, स्प्रिंग थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो अगर आप समाज में रोष देखते हैं तो आदि भाई, मेरा मानना यह है कि वो स्प्रिंग जो है वो रीअसर्ट करके अपनी सीमा को थोड़ा सा जरूर लागेगा। सोसाइटी को उसके लिए तैयार रहना चाहिए और मान लेना चाहिए था कि आपने दबाव में रखा था। जैसे कि बच्चा है, बच्चे को अगर आप बहुत बार ना 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 ना, जो माएँ हैं यहाँ पर समझेंगी इस चीज को, ना 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 करते रहेंगे, एक समय पर बच्चा जो है वो माँ को लौटकर जवाब देगा। तो यही हाल है हमारे समाज का। बहुत समय तक दबाने के बाद में अब जो है वो बच्चा जवाब देने पर विवश हो गया है, जवाब दे नहीं रहा है, उसको विवश किया गया है इस स्थिति तक लाने के लिए। तो ना तो मैं अच्छा कहूंगा ना बुरा कहूंगा, ये नेचुरल रिएक्शन है जो होना था। और ये हार्ड, आपको अपना दिमाग को थोड़ा हार्ड बनाना पड़ेगा इन चीजों के लिए। वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ वायलेंस, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। हम जैसे मैं बोलता हूँ ना, वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ वायलेंस, आप सबके दिमाग में आया होगा, ये बैठ के बोल रहा है भैया शुरू हो जाओ ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इतने सारे टेररिस्ट गिरते हैं, ठीक है, आप सब फोटो देखते हैं उनकी, कितने लोग देखते हैं? प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए। सब लोगों को दिखाइए फोटो, उसका फटा हुआ सर देखने की आदत डालिए। बच्चों को दिखाइए, बच्चों को दिखाइए, उनको समझ में आना चाहिए ये है असलियत। जब कोई इस देश के ऊपर आंख उठाएगा उसका सिर फाड़ देंगे हम। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये एक माइंडसेट है। क्यों हम इतना डरते हैं? नहीं जी वो नहीं जी, अपने बच्चों को पकड़ के नहीं नहीं नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं है। क्यों? 7-8 साल के बाद बच्चे को अकल आ जाती है क्या हो रहा है।
10-12 साल तक उसको ये चीजें दिखाइए। लोग मरते हैं और हम मारते हैं। अब चलते हैं थोड़े सवालों पे। क्विक। Is it true that Indian deep agents and spies in Pakistan were compromised by Hamid Ansari? Yes, they were. Iran, not Pakistan, Iran. What is the difference between deep assets and unknown gunmen? डीप एसेट जो है वो डीप एसेट है, और अननोन गनमैन जो है वो अननोन गनमैन है। अननोन गनमैन हथौड़ी है, डीप एसेट जो है वो कारपेंटर है। इसलिए कितने रफेल गिरे जरूरी नहीं है, हमारे पायलट्स वापस आ गए ये जरूरी है। म्यांमार में असली गुंडा कौन है? इंडिया, यूएसए या चाइना? समय नर्दर्न म्यांमार में चाइना गुंडा है और वेस्टर्न में हम गुंडे हैं। अमेरिका साथ में घुसने की कोशिश, तो वहाँ पे एक अंडरवर्ल्ड की, म्यांमार एक अंडरवर्ल्ड है। चीन की आर्थिक, साइंस और टेक्नोलॉजी पावर को देखते हुए एशिया में भारत अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को किस प्रकार बनाए? मैं यहां पर रह के आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चीन भारत से ऐसा नहीं कि 21 है। ये मान के चलिए, आप ये अपने मन से भय निकाल दीजिए कि हम चीन से 19 हैं। अगर वो गलवान में हरकत करता है तो हमारे पास मलक्का स्टेट है, हम उसकी पूरी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। किसी कंट्री की एनर्जी को ब्लॉक करने का मतलब है आपने आदमी की गर्दन घोंट दी है उसकी। आप क्या समझते हैं चीन इतना शरीफ आदमी है कि जो कि एक बार उसमें कहने पर अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेगा? नहीं, हमारे पास में उसकी नब्ज है। जिस प्रकार से भगवान राम को पता लग गया था कि विष जो है वो नाभि में है रावण की, तो वैसे ही हमें पता है कि चीन की नाभि आखिर है क्या। घबराइए नहीं। लोग कहते हैं एयरफोर्स में उनके पास में इतने प्लेन है, हमारे पास में इतने प्लेन है। नहीं, हमारे प्लेन्स कहां से टेक ऑफ करते हैं वो बात अलग है, उनके प्लेन्स कहां से टेक ऑफ करते हैं बात अलग है। बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदि। इसी बात पे थैंक यू सो मच। गुंडागर्दी की थैंक यू सो मच। एक मयंक ने कहा कि माँ अपने बच्चे को नाना नहीं बोलना चाहिए। वो हमारी जो बहनें हैं, जो दूसरों का बच्चा जिसको आप पति कहते हो उसको आप नाना बोल सकते हो। वो कुछ नहीं करेगा कि उसी बाजू आप तोड़ सकते हो, अपने बच्चों को नहीं करना। थैंक यू।